बहुत आभारी हूं अधिवक्ता साथियों का, विशेषकर मेरे बड़े भाई किशन जी मेघवाल, महिपाल जी का, मोहन जी जाखड़ साहब का, कि इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन करने का हमें अवसर दिया जा रहा है और मुझे मेरी बात को रखने का भी अवसर दिया जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, बैनर लिखा हुआ है संविधान आपके द्वार। हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, पहला विश्वविद्यालय है, पहली उच्च शिक्षण संस्थान है जहां पर विश्वविद्यालय से बाहर जाकर किसी महाविद्यालय में, किसी विद्यालय में या समाज के ऐसे वर्ग जहां कानून की बात, विधि की बात या संविधान की बात करना अपेक्षित है, वहां जाकर हर शनिवार को संवैधानिक जागरूकता के संदर्भ में एक अभियान छेड़ा है जिसका नाम है संविधान आपके द्वार। और बिल्कुल ये मेरा दावा है कि ये भारत में पहली बार ऐसा नवाचार हो रहा है। 2 सितंबर 2023 से हम लोगों ने हर शनिवार को इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया है और अब तक हम लोग 18 कार्यशाला इस संदर्भ में आयोजित कर चुके हैं। और ये कार्यशाला केवल कॉलेजेस में नहीं हुई है, स्कूल्स में ही हुई है। ये कार्यशाला केवल शहरों में ही नहीं हुई है, गांव में भी हुई है। ये कार्यशाला केवल इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए ही नहीं हुई है, बल्कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए भी हुई। ये कार्यशाला केवल जोधपुर में ही नहीं हुई है, बल्कि जोधपुर की सीमाओं से बाहर जाकर बीकानेर में भी आयोजित हुई, बाड़मेर में भी आयोजित हुई। और जिस तरह से नए जिले बने, तो मैं कह सकता हूं कि फलोदी जैसे जिले में भी इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला क्यों आयोजित कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा संयोग है कि हमारा देश संविधान लागू होने के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। और अभी आपने देखा कि 4-5 दिन पहले हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय जब बीकानेर में थे तो उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की, हमारा संविधान हमारा सम्मान। मैं ये सोचता हूं हमारा संविधान आपके द्वार जैसा कार्यक्रम भी उसी से मिलता जुलता कार्यक्रम है। संविधान आपके द्वार जैसा कार्यक्रम तो हम लोग खैर चला ही रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत खुशी होगी, आपको जोधपुर के बासिंदे होने के नाते आनंद भी होगा और गर्व की अनुभूति भी होगी कि हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एक ऐसा और नवाचार कर रहा है जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आप और हम सब जानते हैं कि जब जजेस कभी किसी मामले में कोई जब निर्णय देते हैं, जब उनका कोई जजमेंट आता है, जब वर्डिक्ट आता है, तो भारत का संविधान किस तरह से बनाया गया, संविधान सभा की बहस को वो अवश्य कोट करते हैं। संविधान सभा की अगर आप बहस को देखेंगे तो 18 से 20 हजार पेजेस में है, 8 वॉल्यूम है उसके। संविधान को बनने में लगभग 3 साल का वक्त लगा, 167 उसकी बैठकें हुई, 12 उसके अधिवेशन हुए। तो 18-20 हजार पेजेस की ये जो बहस है, उस बहस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों को होती है। तो हमारे देश में सभी लोग तो अधिवक्ता है नहीं, लेकिन संविधान सभा की जो बहस है उसकी जानकारी ना होने से देश को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में जो मुकदमे आते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे उसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। और अक्सर भारत के संविधान के बारे में यह कहा जाता है कि ये तो बड़ा एलिट डॉक्यूमेंट है, ये तो अभिजातीय वर्ग का दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में जो भारत का संविधान अभिजातीय वर्ग का दस्तावेज है, तो भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जो समय लगा और जो 18-20 हजार पेजेस में जो घटनाएं जो लिखी हुई है, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना एलिट होता होगा। संविधान की बहस के बारे में बहुत बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी है। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि विश्वविद्यालय में पिछले 12-14 वर्षों से अध्यापन का जो अवसर मिला, विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करते हुए इस बात को बहुत जल्दी से अनुभूत कर लिया गया कि संविधान सभा की बहस अगर विद्यार्थियों को और अगर युवाओं को नहीं बतलाई गई तो भारत के संविधान के संदर्भ में आजकल देश भर में जो भ्रांतियां फैली हुई, देश में जो युवा में बहुत सारे द्वंद्व पैदा जो हो रहे हैं,
वो उसके कारण हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि भारत के संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में किया गया। तो संविधान के निर्माण की परिस्थितियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है और संविधान के निर्माण की परिस्थितियों की जानकारी के लिए हमें संविधान सभा की बहस को देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कोर्ट में तो अनेक सारे मामले इसी वजह से जाते हैं क्योंकि भारत का संविधान कहता क्या, पहले प्रथम दृष्टया क्या कहता है वही समझ में नहीं आता है और हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे वो समझ में नहीं आता। तो क्यों ना संविधान सभा की बहस ही हूबहू युवाओं को, विद्यार्थियों को बता दी जाए। एक इसकी खूबी है, संविधान सभा की बहस पर हम लोगों ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप छेड़ा, ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू किया है और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। हम लोग भी क्या करते हैं, 9 दिसंबर 2021 को उस दिन उस बैठक में क्या क्या हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष ने क्या बोला, कौन से सदस्य ने किस प्रकार का प्रस्ताव रखा, किसने विरोध किया, उस पर खूब चर्चा करते हैं। और वो भी कब करते हैं, ठीक 75 वर्ष बाद, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 2021, 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 2021, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 2021। आपको अच्छा लगेगा कि 14 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा रात्रि को 11 बजे बैठी क्योंकि देश आजाद हो रहा था। अच्छा आपको यह लगेगा हम लोग भी 14 अगस्त 2022 के रात्रि में 11 बजे अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप को करते हैं और हमारे उस कार्यक्रम में उस दिन मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय गोविंद जी माथुर साहब भी जुड़ते हैं। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार का प्रयास जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर रहा है। और खूबी इसकी यह है कि ठीक 75 वर्ष बाद में और एक एक शब्द पर चर्चा की जाती है। क्योंकि मैं ज्यादा कानूनी बात तो आप लोगों के सामने करने की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, लेकिन संविधान सभा की ये जो बहस है, इस बहस का फायदा ये पहुंच रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 74, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आगे लिखा हुआ है सहायता एवं सलाह, इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस। अब वहां एडवाइस लिखा हुआ है, सजेशन लिखा हुआ है, ओपिनियन लिखा हुआ है, कंसल्टेशन लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन लिखा हुआ है। इनको लेकर बहुत बड़ा विवाद होता है और मुझे लगता है कि कोर्ट में जब मामले जाते हैं उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो तकनीकी शब्द है उसकी जानकारी नहीं है। तब हम लोगों ने क्या किया कि जब आर्टिकल 74 जो बन रहा था उस समय संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने किस प्रकार के विचार रखे थे, डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर वापस किस प्रकार का जवाब दिया, सारी चर्चा हम लोग हूबहू विद्यार्थियों के सामने, युवाओं के सामने रख लेते हैं ताकि उनको तकनीकी शब्द पूरी तरह से समझ में आ जाए। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखना चाहता हूं और इसके बाद में जो मुझे ओरिजिनल जिस विषय पर बात करनी है उस विषय पर मैं बात करूं जो कि बड़ा तकनीकी शब्द है। और उस तकनीकी शब्द को जोड़ने के लिए जो संविधान सभा में जो बहस हुई, उस बहस को अगर हूबहू रख दिया जाए सामने तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी कम हो सकती है। आर्टिकल 1 to 4 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वहां लिखा हुआ है he will have to consult with the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति जी को भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। आप सब अधिवक्ता साथी हैं, जानते हैं कि कंसल्ट लिखा हुआ होने से कई मायने चेंज हो जाते हैं। अगर कंसल्ट की जगह यहां ओपिनियन होता, कंसल्ट की जगह यहां पर रिकमेंडेशन होता, कंसल्ट की जगह यहां पर सजेशन होता, कंसल्ट की जगह यहां पर ओपिनियन या कुछ और शब्द होता तो एकदम इसका नितांत जो अर्थ है वो बदल जाता। तो ये जो तकनीकी शब्द है, इन तकनीकी शब्दों का बड़ा जादुई अर्थ होता है और ये जादुई अर्थ हमारे युवाओं को समझ में आए, इसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने दो बातें कही कि हमारा व्यास विश्वविद्यालय एक तो हर शनिवार संविधान आपके द्वार जैसा कार्यक्रम चला रहा है, इसके अलावा संविधान सभा के जो 12 सत्र है उस पर हूबहू चर्चा कर रहा है और अब तक हम लोग 7 अधिवेशनों पर चर्चा कर चुके हैं। संविधान सभा का 8वां अधिवेशन 16 मई 1949 को शुरू हुआ। हम भी उस 8वें अधिवेशन पे चर्चा करेंगे 16 मई 2024 को, मतलब दिन वही है और ठीक 75 वर्ष बाद में हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब जो मुझे आज विषय दिया, महिपाल जी ने बात कही कि बहुत सारे देश में चर्चा चल रही है, उन विषय पर मैं जरूर बात करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं क्योंकि मेरा व्यास विश्वविद्यालय में अंबेडकर अध्ययन केंद्र का चार्ज मुझे दिया गया है, तो भारत के संविधान के निर्माण में
डॉक्टर बी आर अंबेडकर की क्या भूमिका रही, उस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। आजकल एक बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है और बिल्कुल 2023 में तो इस विषय पर एक किताब भी आई है कि हमारे संविधान के निर्माण में क्या मातृशक्ति का भी कोई योगदान रहा। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो फाउंडिंग मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उस विषय पर भी मैं बात करना चाहता हूं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के संदर्भ में हम अक्सर ये कहते हैं कि वो संविधान के जनक है और विश्वविद्यालय की ये खासियत ये होती है कि वहां पर विद्यार्थी स्वतंत्र होता है हर प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए। मुझसे विद्यार्थी कई प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न मुझे पूछता है कि सब संविधान सभा में मेंबर कितने थे। मैं कहता हूं कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो 389 मेंबर होने चाहिए थे। वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप तो ये बताओ जब देश आजाद हुआ उस समय कितने थे। मैं ये कहता हूं 299 थे। फिर वो कहता है कि जब संविधान पर जब हस्ताक्षर हुए तब कितने मेंबर थे। तो मैं ये कहता हूं कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तब उनका अगला प्रश्न होता है कि जब संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 284 है और आप ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के जो जनक है डॉक्टर बी आर अंबेडकर है, आप ऐसा कहकर क्या संविधान सभा के बाकी वाले जो मेंबर्स हैं उनके योगदान को कहीं कम तो नहीं कर रहे? बिल्कुल उनका प्रश्न जो है वाजिब है और इस प्रश्न का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे संविधान के निर्माण में 300 से ज्यादा सदस्यों का योगदान रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 284 थी। लेकिन ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है कि हमारे संविधान का जब निर्माण जब शुरू हो रहा था, संविधान सभा की जब पहली बैठक जब शुरू हो रही थी, तो संविधान सभा में एक संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। नाम है सर बी एन राव। खुशी इस बात की है कि बी एन राव मानवीय विधिवेता थे और बी एन राव वही बी एन राव है जो बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ओर से पहले न्यायाधीश बनते हैं। सर बी एन राव ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में भारत के संविधान का जो मसौदा तैयार किया, उस मसौदे पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाई गई 7 लोगों की। उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी एक मेंबर थे। 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में इस प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। अब खेल सारा यहां से शुरू होता है। संविधान सभा का जो 7वां सत्र है वो 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 8 जनवरी 1949 तक चलता रहा। 2 महीने से अधिक बैठकें चली, लेकिन कुल मिलाकर बैठक इस दौरान 36 बैठकें हुई। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जो भूमिका है संविधान के निर्माण में, वो असली जो भूमिका है वो 4 नवंबर से शुरू होती है और ये फैक्ट है। एक्चुअली में सर बी एन राव ने संविधान का जो मसौदा जो प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप पर प्रारूप समिति ने विचार किया और विचार करने के बाद अंतिम रूप देकर संविधान सभा के 7वें सत्र यानी 4 नवंबर 1948 को रख दिया। अब क्या होता था संविधान सभा में, एक एक अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर खड़े होते, एक अनुच्छेद बोलते, उसके बाद में संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों से आह्वान किया जाता कि आपके जितने भी जो संशोधन है वो संशोधन रखिए। एक एक सदस्य अपना संशोधन रखता। जब सारे सदस्य अपना संशोधन रख देते, इसके बाद ऐसे सदस्य जो उस अनुच्छेद पर संशोधन कुछ भी नहीं रख रहे हैं लेकिन अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं, उनको बुलाया जाता। फिर एक एक मेंबर उनके ऊपर विचार रखता और अंत में डॉक्टर अंबेडकर इन सब का जवाब देते। अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रखा जाता, संशोधन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा रखे जाते। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते कि कौन सा संशोधन स्वीकार करना है, कौन सा संशोधन स्वीकार नहीं करना है। स्वीकार करना है तो कारण क्या है, स्वीकार नहीं करना है तो कारण क्या है। सारे जितने भी जो प्रश्न थे उन एक एक प्रश्न का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ही देते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो असली जो रोल है, नो डाउट प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में तो है, लेकिन संविधान सभा के 7वें अधिवेशन से डॉक्टर अंबेडकर ही फिर संविधान सभा को लीड करते हुए दिखाई देते। इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन संविधान सभा में जितने वर्ड्स बोले गए उनमें से लगभग 7% शब्द डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बोले गए। संविधान सभा में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर
हम लोग देखते हैं संविधान के ऊपर, लेकिन अकेले डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 7% शब्द बोले। संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोलने वालों की संख्या ही टोटल 7 थी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर सबसे टॉप पर थे, इसके अलावा नजरुद्दीन जी अहमद साहब थे, इसके अलावा प्रोफेसर केटी शाह थे, एक प्रोफेसर सिब्बललाल सक्सेना जी थे, एक एचवी कामत साहब थे। तो डॉक्टर अंबेडकर का गजब का रोल है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक आपने और हमने नहीं कहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं कहा है जो संविधान सभा का मेंबर नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का जनक संविधान सभा के सदस्यों ने कहा। 11वां अधिवेशन जो कि 16 नवंबर 1949 से लगाकर 26 नवंबर 1949 लगभग 10-11 दिन जो हुआ, उस 10-11 दिन का अधिवेशन को अगर हम देखते हैं तो संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। किसी ने कहा ये संविधान के मनु है, किसी ने कहा ये आधुनिक भारत के मनु है, किसी ने कहा ये भारतीय संविधान के पंडित है, किसी ने कहा ये जनक है, किसी ने कहा ये जननी है। तो संविधान सभा की बहस में ही हमको डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माण में किस प्रकार का अपना पेजेस में संविधान सभा की चर्चा है। प्रोफेसर केटी शाह और एचवी कामत साहब, ये 2 ऐसे मेंबर थे, अगर इन दोनों मेंबर्स के योगदान को बाहर निकाल दिया जाए तो 18-20 हजार की ये जो चर्चा है वो चर्चा 12-14 हजार पेजेस तक आ जाती है। इतना बड़ा जबरदस्त योगदान है प्रोफेसर केटी शाह और एचवी कामत साहब का। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा, प्रोफेसर केटी शाह और एचवी कामत साहब संविधान सभा के 2 बड़े गजब के एक्टिव मेंबर थे। 300 से ज्यादा, दोनों मेंबर्स ने 300 से ज्यादा संशोधन संविधान सभा में रखे थे। और जानकर बड़ा ताजुब होगा, मुश्किल से 2 या 4 संशोधन उनके एक्सेप्ट किए गए थे। एक बार प्रोफेसर केटी साहब को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कह भी दिया, अरे आप क्यों संशोधन रखते हैं, आपका संशोधन स्वीकार तो किया नहीं जाता है। तो प्रोफेसर केटी साहब ने कहा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाता है, ये मेरी सफलता का मानक नहीं है। मैं जो बहस करवा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस अनुच्छेद में ये बात होनी चाहिए और आप कह रहे नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे नहीं होनी चाहिए, इसमें जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क आगे आने वाले हमारे संविधान की समीक्षा करने वाले लोगों को मदद करेगा। इसलिए मैं इस बहस में लगातार भाग लेता हूं और इस बहस के संदर्भ में कई सारे संशोधन रखता हूं। प्रोफेसर केटी साहब जाने माने विधिवेता थे, एचवी कामत साहब जाने माने विधिवेता थे, उनको भी उनका जो योगदान है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आजकल आइडियोलॉजी की बड़ी बात होती है, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे और उनका भी जबरदस्त योगदान है। हमारी संविधान सभा की खूबी यही तो है, संविधान सभा की खूबी यह है कि उसमें सभी वर्गों, सभी समाज, सभी जातियों, सभी विचारधारा के लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का योगदान पर कोई चर्चा आजकल करता नहीं है, संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर कोई चर्चा करता नहीं है। मुझे लगता है इस पर संकेत जरूर करना चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि भारत का संविधान का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर हम करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में यह प्रस्ताव है। उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उस उद्देश्य प्रस्ताव पर सबसे पहला संशोधन आया M.R. जयकर साहब का। संविधान सभा के एक मेंबर थे। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो बना उससे पहले जो फेडरल कोर्ट जो था, उस फेडरल कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हुए M.R. जयकर साहब, देश के वो भी जाने माने विधिवेता, पूना विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके M.R. जयकर साहब हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। M.R. जयकर साहब ने कहा नहीं, ये उद्देश्य प्रस्ताव अभी पारित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि मुस्लिम लीग के लोग अभी तक आए नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में, देखिए वकील है और टेक्निकल बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, बिल्कुल उन्होंने एकदम कॉन्सेप्चुअल बात उठाई कि मुस्लिम लीग के लोग अभी संविधान सभा में आए नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में अगर हमने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर वो कभी आएंगे नहीं। एक बार उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर वो कहेंगे कि अब हमारी जरूरत कहां है। हम और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जब ब्याह शादी जब होती है तो ब्याह शादी होने से पहले हम घी पिलाते हैं, तो हमारे जितने भी जो नाराज काका बाबा जो होते हैं सबसे पहले उनको बुलाते हैं। और अगर वो घी पिलाने वाले कार्यक्रम में नहीं आए और बाद में हम बंदोली में बुलाने के लिए गए
या फिर बारात में इनवाइट करने के लिए गए तो वो हरगिज भी नहीं आएंगे, वो कहेंगे आपने पार्ट तो बैठा दिया, उस टाइम तो मुझे नहीं बुलाया। ठीक ऐसी ही बात एमआर जयकर साहब ने कही। उन्होंने कहा नहीं, अभी उद्देश्य प्रस्ताव पारित मत करो, सही समय नहीं है, क्योंकि वकील थे, अधिवक्ता थे, विधिवेता थे, वो जानते थे एक बार अगर टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो मुस्लिम लीग कभी आएगी नहीं, और मुस्लिम लीग आएगी नहीं तो हमारा संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जो खुद भी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हमें दुख है कि मुस्लिम लीग के लोग नहीं आ रहे, लेकिन इंतजार नहीं किया जा सकता, तुरंत हमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। योगदान संविधान के निर्माण में समाज के सभी वर्गों का है, सभी जातियों का है, सभी विचारधाराओं का है, सभी धर्मों के लोगों का है। योगदान बाहर लाया जाना चाहिए। हमारे जो देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो ये कहती है कि जिन लोगों का योगदान रहा है, और अगर इतिहास को लिखते समय इस संदर्भ में अगर किसी प्रकार की कोई कमी पेशी रह गई है तो उसे भी अब बाहर लाया जाना चाहिए। तो आजकल हम लोग विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोगों का जो योगदान रहा है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। फिर मैंने कहा कि आजकल जब हम लोग विधि दिवस मना रहे थे, जिसको हमने नया नाम संविधान दिवस दे दिया, मुझे याद आ रहा वर्ष 2018 या 19 की बात है, उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हमारे संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं का भी तो योगदान रहा, उस पर भी तो चर्चा कीजिए। और 2023 में तो बिल्कुल किताब भी आ गई, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, भारत के रिपब्लिक को बनाने वाली जो 15 महिलाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, अभी हाल ही में हमारे मोदी जी की सरकार के द्वारा महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में एक बिल पारित किया गया। मैं उसी से जोड़कर एक बात रखना चाहता हूं आपके सामने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। संविधान सभा में इतनी महिलाएं होगी इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था, यह बिल्कुल क्लियर है। एक दूसरी बात, मेरे मुंह से लगभग 3 बार निकल गया है कि संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं का योगदान रहा। 15 महिलाओं का योगदान रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह भी एक तथ्य है। लेकिन ये 15 महिलाएं एक साथ कभी भी संविधान सभा में नहीं बैठी, अलग अलग समय पर उनको संविधान के निर्माण में अपना योगदान करना पड़ा। जब हमारा संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन तो 10 महिलाएं आई थी। राजकुमारी अमृता कौर एक मेंबर थी, आई नहीं पाई वो, क्योंकि राजकुमारी अमृता कौर अमेरिका गई हुई थी। और ये राजकुमारी अमृता कौर का नाम लेना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे हैं। ये राजकुमारी अमृता कौर ही है जो संविधान सभा की एक मेंबर थी। ये राजकुमारी अमृता कौर ही है जो देश की पहली कैबिनेट महिला मंत्री बनी, और ये राजकुमारी अमृता कौर ही है जिनकी वजह से देश में एम्स जैसा संस्थान अस्तित्व में आया। एम्स संस्थान का मेंटल मैप राजकुमारी अमृता कौर ने बनाया। पहले दिन बैठक में वो नहीं आ पाई। इसी प्रकार से विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा की एक मेंबर थी, वो भी पहले बैठक में नहीं आ पाई, क्योंकि वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका गई हुई थी। लेकिन ये जो 15 महिला है जिनके बारे में मैंने आपको कहा कि ये एक साथ कभी नहीं बैठी, इसका क्या कारण है, उस पर भी कोई बातचीत नहीं करता है। मुझे लगता है कि उनका योगदान भी रेखांकित किया जाना चाहिए। जब भारत का संविधान का निर्माण हो गया और 24 जनवरी 1950 को जब हस्ताक्षर करने की जब बारी आई, तो 284 जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो उस समय महिलाओं की संख्या 11 थी। तो पहले दिन महिला आई 10, अंतिम दिन महिला आई 11, कुल मिलाकर महिला थी 15। तो 4 कहां है, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। सरोजिनी नायडू आपने नाम जरूर सुना होगा, संविधान के निर्माण में उनका भी योगदान है, लेकिन संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही सरोजिनी नायडू जी का निधन हो गया। मैंने अभी बोला विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में, संविधान सभा की बड़ी एक्टिव मेंबर थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, लेकिन उन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें एक देश में एम्बेसडर बना दिया गया। संविधान सभा की 2 महिला मेंबर, आप अंदाज लगा दीजिए कि 15 महिलाएं हैं, 300 में से 15 महिलाएं, और उस समय भी वो कितनी बोल्ड है, और उस समय भी वो संविधान के निर्माण में किस तरह से अपना योगदान दे रही है। और जब लगा उनको
कि उनके अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा की एक मेंबर थी लीला राय। आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण जब हो रहा था उसी समय भारत में सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे और संविधान सभा के सत्र के दौरान ही भारत का विभाजन भी हुआ। लीला राय ने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि मुझे संविधान के निर्माण की तुलना में भारत में जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हो रहे हैं उस दंगे को रोकने के लिए अपना योगदान देना। गांधी जी के साथ नौअकली चली गई और संविधान सभा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे बोल्ड डिसीजन ले लिए गए उस समय भी। इसी प्रकार से एक मेंबर थी मालती चौधरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करती हूं, मुझे यूनाइटेड इंडिया पसंद है, अगर आप भारत का विभाजन करते हैं तो मैं संविधान सभा की मेंबर नहीं रहूंगी। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये सब बातें संविधान आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के अंतर्गत हम युवाओं के सामने रख रहे हैं। एक बात मैं यहां और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, मेरी उम्र आज 44 साल है, मेरा कितना योगदान विश्वविद्यालय में है ये मैं खुद अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन 44 से 10 कम होते हैं 34 वर्ष की उम्र में मद्रास से एक दलित महिला संविधान सभा की मेंबर बन जाती है, दाक्षायणी वेलायुधर। 34 वर्ष की उम्र में मद्रास से आकर संविधान सभा की मेंबर बन जाती है। देश की उस समय की क्या परिस्थितियां रही होगी। ये जो 15 महिलाएं, ये 15 महिलाएं हम सबके लिए अभिप्रेरक है और मुझे लगता है कि उनके योगदान पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, 106वां अमेंडमेंट, और 106वें अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि संविधान सभा में 2 महिला मेंबर ऐसी थी, पूर्णिमा बनर्जी और रेणुका रे। उन्होंने कहा हमें किसी भी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं है। जब महिलाओं के आरक्षण देने की जब बात संविधान सभा में चली तो इन दोनों महिलाओं ने इसका विरोध किया और लॉजिक देखिए, इनका विजन देखिए, तर्क यह दिया कि अगर आपने आज हमारे लिए कुछ सीटें फिक्स कर दी तो हम समाज का आधा हिस्सा है। अगर आज आपने हमारे लिए कुछ सीटें फिक्स कर दी तो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में हम उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो बाकी वाली सीट जो है हमें लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी प्रकार के, उन्होंने कहा, हम सभी प्रकार के महिलाओं के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। बड़ी उम्मीद थी पूर्णिमा जी को, बड़ी उम्मीद थी रेणुका जी को कि नहीं, हमारी जो संसद आएगी इसके बाद में इस अपने आप ही हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो होगी, वो अपने आप ही महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दे देगी। 1950 में संविधान लागू हो गया। 75 वर्ष की यात्रा करते करते अब हमारी सरकार को जब लगा कि नहीं, जिन उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने संविधान बनाया और समाज के आधे हिस्से को जिस प्रकार का मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिला, तब उन्होंने अब जाकर 33% आरक्षण का प्रोविजन किया है। लेकिन संविधान सभा में विरोध हुआ और विरोध करने वाली खुद 2 महिलाएं थी। लॉजिक उनके क्या थे उस पर मैंने बात की। अभी हाल ही में 2022 में ही एक किताब आई, वो किताब हम लोगों को बड़ा प्रेरित करती है भारत के संविधान पर चर्चा करने के लिए। किताब का नाम है कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। और बिल्कुल आज के युवाओं में जिस तरह से भारत के संविधान की आलोचना करने का एक फैशन जो बन गया है, वो फैशन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा मैं मानता हूं। कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है, उस किताब में भी ये बताया गया कि भारत का संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। और भारत के संविधान में क्या है, कुछ बातें हमने इंग्लैंड से ले ली, कुछ अमेरिका से ले ली। ऐसा युवाओं में इस प्रकार का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और ये बात आज के युवाओं की मैं नहीं कह रहा हूं। 1968 में ग्रेनविल ऑस्टिन नामक अमेरिका के इतिहासकार ने भारत के संविधान पर बहुत सुंदर सी टिप्पणी करी है अपनी किताब में। उनकी किताब का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की व्याख्या करने के संदर्भ में मुझे लगता है कि बहुत सुंदर सी किताब है। उस किताब के कवर पेज पर ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा कि आजकल भारत के युवाओं के मस्तिष्क में भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों और संविधान बनाने वाले लोगों की आलोचना करना एक फैशन सा बन गया है। आप जरा सोचिए कि 1968 में अमेरिका का एक इतिहासकार भारत आता है और भारत के युवाओं के मस्तिष्क में
क्या चल रहा है उसको समझ लेता है। तो अब तो वर्ष 2024 चल रहा है, देश में बहुत सारी परिस्थितियां बदली है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोगों को शासन की प्रक्रिया में भागीदारिता का मौका मिला है। 1968 में जब वो किताब लिखी गई, उस समय सरकार में कौन लोग थे? उस समय सरकार में वे लोग थे जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई हुई थी। अगर उनके रहते रहते अगर युवाओं के मस्तिष्क में अगर भारत के संविधान की आलोचना करना एक फैशन बनता जा रहा है और ये भी एक बाहर का आदमी आकर पहचान रहा है, तो 2024 के युवाओं के मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा, आपको और हमको विचार करना होगा। और इसी विचार के तहत हम संविधान आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। अब प्रश्न है कि क्या भारत का संविधान वाकई में एक कॉलोनियल डॉक्यूमेंट है? क्या कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि हम लोग भी क्लासेस में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इवन परीक्षा में प्रश्न भी पूछते हैं, भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विभिन्न देशों के संविधान का क्या क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, ऐसा हम भी पढ़ाते हैं। तो क्या वाकई में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल डॉक्यूमेंट है? आप सब जानते हैं, अभी नायब सिंह जी सैनी जी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले अभी 2-2.5 माह पूर्व राजस्थान में सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब ने मंत्री पद की शपथ ली थी। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हमने इंग्लैंड से लिया, आज तक हम बच्चों को ये पढ़ाते रहे। लेकिन भारत का संविधान भारतीयता से युक्त कैसे है, भारत की परिस्थितियों के अनुकूल कैसे है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है। इंग्लैंड में अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं तो इंग्लैंड की कॉमन सभा का आपको मेंबर होना होगा। इंग्लैंड में भी 2 हाउस है हमारी तरह, लॉर्ड सभा भी है और हाउस ऑफ कॉमन्स भी है, लेकिन इंग्लैंड में मंत्री बनने के लिए आपको हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना होता है। हमने जब अपना संविधान का निर्माण किया, हमारे संविधान सभा के मेंबर्स ने कहा कि नहीं, जब हम लोकसभा के साथ राज्यसभा भी बना रहे हैं और राज्यसभा जब बना रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या है? हमारे मस्तिष्क में यह है कि राज्यसभा एक ऐसा संगठन होगा जिसमें बुद्धिजीवी प्रकार के लोग आएंगे। तो जब बुद्धिजीवी प्रकार के लोग आ रहे हैं तो उनको मंत्री क्यों नहीं बना रहे? हमने राज्यसभा के लोगों को भी मंत्री बनाना शुरू किया। ऐसी व्यवस्था तो और भी दुनिया के कई सारे देशों में, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोकसभा में चुनकर ना आए, राज्यसभा में चुनकर ना आए, या फिर गलती से चुनाव हार जाए और वे राष्ट्र के निर्माण में बहुत अच्छी पॉलिसीज का निर्माण कर सकते हैं। उन लोगों को भी मंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया कि ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें 6 माह में मंत्री बनना होगा। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा प्रोविजन नहीं है, यह हमारा प्रोविजन है। भारत का संविधान कॉलोनियल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके सामने। फिर देखिए, पंचायत राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में शामिल करी। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, जिस प्रकार का ढांचा पंचायत राज और नगर पालिकाओं का भारत में है, दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं। जितना विस्तार से सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, म्युनिसिपैलिटीज, पार्षद के कार्यों, फंक्शंस, पावर्स, प्रोसीजर्स का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया, दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं किया गया। तो हमको सोचना होगा कि हमारे युवाओं को कौन भड़का रहा है जो ये कह रहा है कि इन संविधान को छोड़ दीजिए, ये तो एक कॉलोनियल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल कॉलोनियल डॉक्यूमेंट नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टडी सेंटर के डायरेक्टर के रूप में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब खुद इस बात को और हमारे संविधान सभा के सारे मेंबर्स इस बात को ये जानते थे, क्योंकि संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि ये क्या कर रहे हो, इधर से उधर से क्यों ले रहे हो। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद ने इसका जवाब दिया कि दुनिया के अच्छे देशों के संविधान से कोई बात ग्रहण करना किसी भी प्रकार से कोई नकल नहीं है, और जब हम नकल कर भी रहे हैं तो खाली इतिहास में जो गलतियां हुई है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि भारत की परिस्थितियां के अनुकूल वो प्रावधान है या नहीं है। तो दुनिया के कई सारे संविधानों में ऐसे प्रावधान नहीं है जैसे प्रावधान भारत के संविधान में है। इसलिए यह कहना कि भारत का संविधान कॉलोनियल डॉक्यूमेंट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारे युवाओं को एक तरह से भ्रम में डालना, डिलेमा में डालने जैसा है। फिर कई बार मुझसे मित्र लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपको इतना ही सुंदर संविधान लगता है तो संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए आपके, इन 75 वर्षों में आपने 106 अमेंडमेंट कर लिए।
106 अमेंडमेंट कर दिया आपने 75 वर्षों में। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, लागू हुए 250-300 वर्ष हो गए, और वहां पर तो इतने अमेंडमेंट नहीं हुए, 27-28 अमेंडमेंट हुए। हमने 106 अमेंडमेंट कैसे कर ली? तो इस संदर्भ में भी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भारत में जितनी विभिन्नताएं हैं, जितने जाति, जितने वर्ग, जितने धर्म, जितनी विचारधारा के लोग भारत में एक साथ रहते हैं, दुनिया के किसी भी और देश में नहीं रहते। एक बात। और दूसरी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खुद क्या कहते हैं संविधान सभा में? हमारी संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही है तब वो खुद क्या कहती है कि ये जो हम संविधान बना रहे हैं ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये संविधान हम बना रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में। हम ध्यान रख रहे हैं कि आगे क्या क्या समस्या आ सकती है, लेकिन आगे जो समस्या आती है उन सारी समस्याओं की कल्पना हम आज बैठकर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो चुनकर जो जनप्रतिनिधि हमारी संसद में आएंगे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का हक होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खुद 24 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में अपना जब अंतिम उद्बोधन दे रहे हैं, तब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या हमारे देश की संसद के 2/3 लोग जो चुनकर आए हुए लोग हैं, वो अगर संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो क्यों उन्हें संशोधन न करने दिया जाए? जब संसद के 2/3 लोग, 2/3 सांसद अगर संविधान में संशोधन करना चाहे, बिल्कुल संविधान में संशोधन कर देना चाहिए। 75 वर्षों में 106 अमेंडमेंट होने से संविधान कमजोर हो गया है, ये बात बिल्कुल कहना ठीक नहीं है। हमारे खुद संविधान सभा के मेंबर्स ऐसा मानते थे कि सारी बातों की कल्पनाएं, सारी समस्याओं की कल्पनाएं हम एक दिन में नहीं कर सकते। इसलिए अमेंडमेंट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक दौर आया, बिल्कुल एक ऐसा दौर आया देश में जब संविधान में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए गए जिससे हमें बड़ा संकट नजर आया। बिल्कुल इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, 24वां संशोधन जब किया गया झटका लगा था। जब 38वां संविधान संशोधन किया गया उससे भी बड़ा झटका लगा था। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया उससे भी झटका लगा, और 42वें संशोधन के द्वारा तो न्यायपालिका तक की पावर्स को कम करने का प्रयास किया गया, झटका लगा था। लेकिन याद करिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जब बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन दिया, आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया, मुझे लगता है कि संविधान में आप संशोधन करने की सारी पावर भले ही संसद को दे दो, जब तक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जीवित है, भारत के संविधान के जो मुख्य जो बात है और संविधान निर्माता जो चाहते थे, उनके जो सपने हैं, उनके जो विजन है, उनका जो दर्शन, उनकी जो फिलॉसफी है, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में तो कई सारी किताबें लिखी है। ऐसा भी लिखा गया कि ये वो मामला है, ये वो केस है जिसकी वजह से भारत का संविधान बच गया। तो मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है कई बार अच्छी नहीं लगती है प्रथम दृष्टिया, खासकर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो संसद में बैठते हैं, तो उनको लगता है कि संविधान की आधारभूत ढांचे की इस अवधारणा की वजह से वो संविधान में जो संशोधन मन चाहे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की है, और न्यायपालिका संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर संसद के द्वारा किए गए किसी भी संशोधन की अगर व्याख्या करती है तो मुझे लगता है स्वागत किया जाना चाहिए। और खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद में न केवल बेसिक स्ट्रक्चर का केवल सिद्धांत देकर अपनी बात को खत्म नहीं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार संविधान की व्याख्या करते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की व्याख्या करते हुए संविधान में किए गए ऐसे कई संशोधनों को रद्द भी किया है। इवन 42वां संविधान संशोधन जो इमरजेंसी के समय हुआ, उसकी भी कुछ धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने इसी डॉक्ट्रिन की वजह से रद्द किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जब संविधान की व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जब संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जब संविधान में किए गए किसी संशोधन की जब व्याख्या करता है, तो उसे कौन मदद करता है? उसे मदद करता है संविधान सभा की बहस। तो सुप्रीम कोर्ट को और हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स है, उन्हें जो मदद करता है, उस मदद करने का जो डॉक्यूमेंट है संविधान सभा की बहस, तो हम उस पर क्यों नहीं चर्चा कर लेते? इसी वजह से मेरा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो संविधान सभा की बहस को हूबहू रख रहा है। मुझे इस बात का गर्व है, गर्व इस बात का है कि आप लोगों ने भी शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, गत वर्ष मार्च के महीने में ही
1, 2, 3 मार्च को यूजीसी की एक नेक टीम आई थी हमारे विश्वविद्यालय का दौरा करने के लिए, और नेक टीम जब विजिट करती है, जैसे आप विश्वविद्यालय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रतिनिधि आते हैं या बार काउंसिल के जो लोग आते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे वहां नेक की विजिट हुई। नेक की विजिट में हमारी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी, उसमें से एक बेस्ट प्रैक्टिस ये थी कि आप संविधान सभा की बहस को एज इट इज रख रहे हैं। इससे युवाओं में और खासकर विद्यार्थियों के मन में भारत के संविधान के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति जो है उसको दूर करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। संविधान आपके द्वार जैसे कार्यक्रम का भी हमारा जो उद्देश्य है वो इसी प्रकार से है, युवाओं के मस्तिष्क में या खासकर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भारत के संविधान के संदर्भ में अगर कोई भ्रांति है, किसी प्रकार का कोई डिलेमा है, तो हम लोग दूर करें। मैं बहुत आभारी हूं इस यूनियन का कि मुझे भारत के संविधान पर चर्चा करने का मौका दिया। मेरी इस प्रकार की जो 18 कार्यशालाएं जो हुई, उस कार्यशाला में हर शनिवार को हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। इस बार शनिवार को आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप जैसे मैं एक्चुअली में ईमानदारी से बता रहा हूं कि हम लोग जब विश्वविद्यालय में या विद्यार्थियों के बीच में जब बातचीत करते हैं तो वो एक तरफा संवाद रहता है, और बच्चों को ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय का टीचर आया है तो जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा होगा। लेकिन आपके बीच में जब आकर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर ढंग से इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि कहने वाला ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर बीच आप लोगों के बीच में जब आते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। चुनौती इस बात की होती है कि बात को ना केवल सटीक कहना बल्कि इस बात की भी उम्मीद करना कि फीडबैक भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। मैं बहुत आभारी हूँ यूनियन का, महिपाल जी का, मेरे बड़े भाई किशन जी मेघवाल साहब का, कि मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात को रखने का मौका दिया। साथ ही मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा, आपसे मैं आग्रह भी करूंगा कि संविधान के संदर्भ में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अगर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे तो मैं अगर कोई जिज्ञासा भी रखे तो मैं उस पर भी अपनी बात को जरूर रखना चाहूंगा। लेकिन मैं जब यहाँ मंच पर अपनी बात रखने के लिए जब आ रहा था तो मुझे महिपाल जी ने ये कहा कि आप पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में भी अपनी बात को जरूर रखिएगा। मैं पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में भी बात रख सकता हूँ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल इसी मंच से मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया। देखिए, पंथ निरपेक्षता संविधान में उल्लेखित है। हमको ऐसा लगता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंथ निरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया, हमको ऐसा लगता है। 1976 में यह अमेंडमेंट हुआ। मैं 2 बातें बिल्कुल गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि 1976 से पहले भी हम पंथ निरपेक्ष ही थे। भले ही प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया हो, भले जोड़ा गया हो, लेकिन पहले भी हम पंथ निरपेक्ष ही थे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कल हो सकता है या हो जाए कि पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना से हट जाए, तो भी हमारे पंथ निरपेक्ष स्वरूप पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। एसआर बंबई वर्सेस स्टेट ऑफ द कर्नाटका 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसका मतलब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अभी माननीय कोर्ट में जो बहस चल रही है, इवन संविधान पीठ का भी गठन हो गया है। 2 शब्द पंथ निरपेक्ष और समाजवाद हटाने के बारे में संविधान पीठ का गठन हुआ। हटता है नहीं हटता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हट जाए तो भी हमारे पंथ निरपेक्ष स्वरूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संविधान सभा में भी इस विषय पर पर्याप्त बहस हुई। संविधान सभा के कई मेंबर्स अनुच्छेद 1 में भारत के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, वहां पर 2 शब्द जोड़ दीजिए, फेडरल पे लिख दीजिए, सोशलिस्ट पे लिख लीजिए, सेकुलर पे लिख लीजिए। लेकिन कहा गया कि इस शब्द को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग सेकुलर है। तो शब्द जुड़ा, अच्छी बात है, हट जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बार फिर मंच का और आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे मेरी बात को रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।